हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेजिस पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। देखिए, जो इतिहास का जो पूरा परिचय है उसको हम एक ही वीडियो में पूरा समेटने की कोशिश करेंगे। यह जो दिख रहा है आपको, ये पूरा प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर हम जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता वहाँ तक का पूरा टाइम पीरियड पूरा लिख दिए, पूरा बाकायदे उस पर चर्चा करेंगे। यह आपको एक ही वीडियो में आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते। देखिए, इसमें हम ये जो टाइम पीरियड दिख रहा है ना, इसमें आपको पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत सब कुछ समाहित है। और इसमें देखेंगे आपका महाजनपद, नवपाषाण, पूरा पाषाण सब कुछ मिल जाएगा टू जेड। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो आइए शुरू करते। देखिए, तो इतिहास की शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इसमें देखिए आपको 3 पार्ट मिल जाएंगे। पूरा पाषाण काल यानी यह अज्ञात, मतलब कि 9000 ईसा पूर्व से पीछे के काल है, मतलब और उससे पहले के काल है पूरा पाषाण काल। इसके बाद आ जाएंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल देखिए यहाँ पर पाषाण दिख रहा है ना। पाषाण का मतलब वह टाइम पीरियड जब जो मानव था वह उसकी शुरुआत हो रही थी, और वह पाषाण जो शिकार करता था ना, वह पत्थरों से करता था। इस टाइम देखिए जो पूरा पाषाण काल, इस टाइम जो उनके औजार थे बहुत ही अपरिष्कृत यानी बेढंगे थे, मतलब कुछ स्पेशल नहीं। तो मध्य पाषाण में उनके जो औजार थे ना पत्थरों के थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया था, थोड़ा सा मॉडिफाई कर चुके थे, थोड़ा नुकीले हो चुके थे और छोटे छोटे सूक्ष्म पत्थरों का यूज़ करते थे। तो इसका टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। इसमें आपको दिख रहा होगा टाइम पीरियड पूरा घटते हुए जाएगा। देखिए, अगर ईसा पूर्व लगाने तो उसके आगे जाएंगे तो ये घटते हुए टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड इसलिए घटता ना, देखिए जो ईसा पूर्व होता है ना, देखिए ये जो ईसा के जन्म, जो ईसा मसीह थे ना, उनके जन्म से पहले का, समझ गए। तो ईसा पूर्व देखिए, मान लेते हैं हम, सपोज करते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, जो 4000 ईसा पूर्व है, इसका मतलब यह हुआ कि यह ईसा मसीह के जन्म से 4000 साल पहले का है ना, यह 4000 ईसा पूर्व। इसलिए देखिए यह टाइम पीरियड पूरा घटते हुए जीरो पर आएगा, जीरो से फिर पूरा बढ़ते हुए शुरू होगा। तो ये मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड हमारा 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व है, ठीक है। इसके बाद आएगा नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपको 4000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। 4000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व। इस टाइम देखिए क्या हुआ था, नवपाषाण काल में जो मनुष्य था, जो इंसान था, वह खेती करना और पशुओं को पालना सीख लिया था। आपको पता होगा कि सबसे पहला पालतू जो जानवर वो कुत्ता है। और बात करें हम सबसे पहले जो आग की खोज हुई थी ना, वह चीन में हुई थी। चाउ जो कोजियन करके गुफा थी, वहाँ पर आग की सबसे पहले खोज हुई थी। ये जो तो मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल। अब आते हैं, इसके बाद देखिए नवपाषाण काल के बाद जो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा वह आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए क्या होता है ना, कि जो साक्ष्य हैं वे लिखित तो हैं ना, उसमें से कुछ तो पढ़े नहीं जा सकते। जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उनको अभी पढ़ा नहीं जा चुका, वो सब मतलब कि उसको आप बोल सकते हैं पिक्टोग्राफ की तरह है, मतलब कि उसमें पूरा जो चीज़ें लिखी वो पिक्चर में है ना, तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी। देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। अब यह देखिए जो ये पूरा खत्म हो गया। नवपाषाण काल के बाद आएगा यह सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए इसका टाइम पीरियड 25000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यानी कि पूरा टाइम पीरियड देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व आ रहा है ना। यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वो कितनी चली, तो 1000 ईसा पूर्व चली है। इसके बाद हम आएंगे वैदिक सभ्यता पर ना। वैदिक सभ्यता देखिए 15000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए अभी ईसा पूर्व चल रहा है, यानी कि अभी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है, यानी कि अभी 600 ईसा पूर्व ना। इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की बात है। तो यह हो गया 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 15000 से 600 ईसा पूर्व, यानी कि कितना चला, 900, यानी 900 साल तक ये चला है ना। 900 साल तक वैदिक सभ्यता चला। अब वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो 2 टाइम पीरियड आता है, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ना। तो देखिए ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड आपको 15000 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए ना। जो वैदिक सभ्यता इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक क्या चलेगा, ऋग वैदिक काल। देखिए 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती। आपको पता होगा कि सबसे पहले खोजी हुई जो धातु वह है तांबा ना, कॉपर। यह जो ऋग वैदिक काल है ना, यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व
तक चलता है। इसके बाद 1000 ईसा पूर्व में आपका लोहे की खोज हो जाती है। उससे जैसे लोहे की खोज होती है ना, तो फिर वहाँ शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल। जितने भी आडंबर हैं, जितने भी आडंबर हुए सब, ये सब ना, ये सब उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल बेसिकली इसलिए शुरुआत होता है कि लोहे की खोज हो जाती है, उससे जो खेती में बढ़ोतरी हो जाती है ना। देखिए लोहे खोज हो गई तो आपको खेत जोतने में, खुदाई करने में, लोहे से जो यंत्र बनाए उससे जो खेती हुई ना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई, जिससे काफ़ी ज़्यादा उपज होने लगी ना। तो उसके बाद तब जितने भी आडंबर आएंगे ना, सबको इकट्ठा करने के लिए जो पुरोहित होंगे ना, जो ब्राह्मण होंगे, उनको सोचेंगे कि पूरा इस तरह से मॉडल तैयार किया जाए ना कि उसको ले सके ना। जो धन का जो अधिशेष हो जाता है, ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा, देखिए जब ज़्यादा होता है तो लालच बढ़ जाता है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उत्तर वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या क्या डिफरेंस है ना। इसमें देखिए लोहे की खोज नहीं भी रहती इस साइड है ना, और इस साइड लोहे की खोज हो चुकी होती है, इसलिए उत्तर वैदिक सभ्यता आ जाती है। और आडंबर हुआ, जितने भी जादू टोने सब कुछ जो, अब देखिए अब यह सीधा भगवान जो आ जाते हैं, लिंक हो जाता है, तो उत्तर वैदिक सभ्यता। इसके बाद आएंगे हम ऐतिहासिक काल। इसमें देखिए जो साक्ष्य हैं पूरे एकदम लिखित हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसमें आपको मिल जाएंगे प्राचीन भारत वाला जो दिख रहा है आपको, प्राचीन भारत दिख रहा है। इसका टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व। 712 ईसा पूर्व में होता क्या है ना कि 712 ईसा पूर्व में अरब, देखिए जो अरब, सबसे पहले जो भारत पर मुस्लिमों का जो आक्रमण होता है वो सबसे पहले अरब से होता है 712 ईसा पूर्व में। देखिए एक अरब का राजा था, राजा हज्जाज करके नाम था। वह यहाँ से जो सिंध राज्य ना, वहाँ से जाता है, एक जहाज जाता है उसका, पानी का जहाज। तो उसको जो सिंध के जो आसपास के जो लुटेरे थे ना, समुद्री लुटेरे क्या करते, उसको लूट लेते हैं उस जहाज़ को, उसके जहाज़ को, जो कि अरब जाता है ना। तो वह इसका जो जिम्मेदार ठहराता है राजा दाहिर, जो सिंध का उस टाइम राजा था। तो वहाँ से वह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है आक्रमण करने के लिए। यह सिंध पर आक्रमण करता है, जिसको रावर का युद्ध बोलते हैं, रावर का युद्ध बोलते हैं। 712 ईस्वी में करता है और वह राजा दाहिर को पराजित कर देता है। तो वह देवल बंदरगाह करके वह एरिया रहता है, मतलब जो बंदरगाह, उसको कब्जे में कर लेता है, यानी कि पूरा। और जजिया कर भी सबसे पहले यही शुरुआत करता है। जजिया कर ये मतलब जो गैर इस्लामिक जो मतलब है लोग ना, गैर इस्लाम धर्म वाले जो लोग, उससे लिया हुआ एक धार्मिक कर जजिया कर। तो 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम है वह अटैक करता है। इसके बाद जो प्राचीन भारत 712 ईस्वी में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सब गजनी के, महमूद गजनवी नाम सुने होंगे आप लोग। चलिए अच्छा इधर देखते हैं, महाजनपद काल। हाँ, 712 ईस्वी में जो अल हज्जाज थे, वहाँ सिंध पर जो अरब थे वे आक्रमण करते हैं। तो उस टाइम जो दाहिर राजा थे ना, उन पर आक्रमण करते हैं। तो उसके बाद फिर यह खत्म हो जाता है। देखिए इसकी देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से शुरुआत होता है 712 ईसा पूर्व में। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक वीडियो आएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले महाजनपद काल। महाजनपद काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम टोटल 16 महाजनपद थे, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ना। 6वीं शताब्दी, देखिए 6वीं शताब्दी है ना, तो इसका मतलब यह 500 का जो पीरियड है वह चल रहा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखिए यह, तो देखिए महाजनपद काल है ना, महाजनपद काल 16 महाजनपद थे, आपको पता होगा, जिसमें से पांचाल, कुरु, मगध, फिर गांधार, ये सब मिलेंगे आपको महाजनपद काल जब वीडियो बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में देखिए क्या था ना, इसका जो टाइम पीरियड था 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। कितना चला? मात्र 300 साल तक मगध साम्राज्य चला। इसके बाद मौर्य साम्राज्य आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, और इसी के साथ संगम काल चलता है ना। संगम काल का मतलब हुआ कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का मेल हो जाता है, संगम का। तो मौर्य साम्राज्य देखा जाए तो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व ना। और यहाँ फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद आ जाता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल आ जाता है। तो मौर्य साम्राज्य, इसके साथ ही संगम काल। फिर आएंगे अब मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य साम्राज्य, फिर ये जो डायनेस्टी होती है चली जाती है। इसके बाद मौर्योत्तर काल आता है कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं, 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी। अब देखिए
उत्तर काल में आपका ईस्वी शुरू हो गया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 313 साल बाद तक चला ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी पूर्व तक मौर्योत्तर काल चला। फिर इसके बाद गुप्त साम्राज्य चलेगा आपका, गुप्ता डायनेस्टी, जिसकी नींव रखी थी श्री गुप्त ने, लेकिन उसको जो वास्तविक संस्थापक था उसको बोलते चंद्रगुप्त। ये देखिए गुप्त साम्राज्य हुआ। यह टाइम पीरियड चला 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व ना। इसी में आपका विक्रमादित्य आ जाएंगे, समुद्रगुप्त आ जाएगा, सब कुछ जो राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, ये सब आ जाएंगे गुप्त साम्राज्य में। इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 319 से 550 ईसा पूर्व ना। फिर इसके बाद हर्षवर्धन काल आ जाएगा। हर्षवर्धन काल आपको पता होगा, इसकी जो राजधानी थी कन्नौज ना। तो 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक। इसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं चला, मात्र 41 साल तक चला है हर्षवर्धन काल, मात्र 41 साल। यह देखिए बेसिकली यह बहुत संगीतज्ञ प्रेमी था ना, संगीत प्रेमी था, और इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसा, मतलब इसको आप महान शासक बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संगीत से ज़्यादा लगाव था। इसने अपनी खुद रचित हुई कुछ पंक्तियाँ, इसकी खुद की कुछ किताबें लिखी हैं। हर्षवर्धन काल, इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व। अब आते हैं मध्यकालीन भारत। जो मध्यकालीन भारत है ना, बेसिकली यह, इसको आप मान सकते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का पूरा भारत पर वर्चस्व छाया रहता है, उत्तर भारत पर। दक्षिण भारत में तो अभी भी बने रहेंगे, चेर पांड्य चोल हो गए। तो देखिए मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 ईस्वी से ना 1707 ईस्वी तक होती है, मतलब चलती है 712 से 1707 ईस्वी में। तो पूर्व मध्यकालीन और उत्तर वैदिक कालीन, इसको भी हम 2 पीरियड में बांट दिए। मध्यकालीन को 2 पीरियड में बांट दिए, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर वैदिक कालीन। तो जो पूर्व मध्यकालीन है यह 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चलता है। पूर्व मध्यकालीन बात करें तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चलता है। और इसमें देखा जाए उत्तर भारत में हम बात करेंगे एक उत्तर भारत में दोनों का एक साथ लेकर चलेंगे, समझिएगा थोड़ा। ये देखिए 8 से 12वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकालीन है। इसके बाद उत्तर वैदिक कालीन है ना, यह 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है। यह उत्तर वैदिक कालीन तब है जब कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि उसका दिल्ली सल्तनत का राज हो जाता है ना। तो देखिए उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में देखा जाए तो पूर्व मध्यकालीन में आपके आ जाएंगे, यह राजपूत आ जाएंगे, पाल आ जाएंगे और गुर्जर प्रतिहार आ जाएंगे। राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार। देखिए ये जो गुजरात के एरिया में थे उत्तर भारत, ये पाल जो साइड, मतलब कि आपके जो उड़ीसा वाला एरिया उस साइड पाल। फिर इसके बाद दक्कन की बात करें, दक्कन जो बीच वाला एरिया है ना, भारत का जो बीच वाला एरिया दक्कन। तो दक्कन में आपके चालुक्य मिल जाएंगे, पल्लव मिल जाएंगे और राष्ट्रकूट मिल जाएंगे, है ना। इन सब में देखा जाए तो सबसे जो प्रतापी थे, मेधावी थे, राष्ट्रकूट थे। इन्होंने सबको, मतलब सबके दांत खट्टे किए राष्ट्रकूट ने, मतलब इसको भी, इसको सबको, जो राष्ट्रकूट थे इन्होंने सबके दांत खट्टे किए। अगर इधर देखा जाए उत्तर वैदिक कालीन में, तो दक्कन के ही जो एरिया था उसमें आ जाएंगे विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी, आपको पता होगा जो विजयनगर की जो स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने किया था। विजयनगर के एक राजा थे जिनके राज्य में तेनाली राम रहते थे, आप लोग को नाम शायद पता होगा। फिर बहमनी वंश आता है। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत यानी जो नीचे का एरिया है, जिसमें आपका केरल आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। तो चेर हो गए, पांड्य हो गए, और इसके बाद चोल आ जाएंगे। ये देखिए 9 से 12वीं शताब्दी तक रहेंगे। शाही चोल का जो टाइम पीरियड 9 से 12वीं शताब्दी तक। चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल ना। इधर बात किया जाए तो चेर आ जाएंगे, देवगिरी के यादव आ जाएंगे, और वारंगल के काकातीय, यह नाम है पूरा, मतलब वारंगल के काकातीय इसलिए दिया गया ना, जो वारंगल ने यह एक स्थान का नाम है। द्वार समुद्र के होयसल आ जाएंगे, सब जो है एक स्थान का नाम है। तो उसका यह देखिए देवगिरी एक स्थान है, उसके यादव लोग, यादव यानी कि जो यादव हैं। इसके बाद यह पूरा मध्यकालीन भारत समाप्त होता है ना। अब आते हैं आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत आपको टाइम पीरियड दिख रहा होगा 1498 यानी 1498 में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जो यूरोपीय जो राष्ट्र
है ना। यूरोपीय देश आपको पता होगा, पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था, उसकी जो सहायता किया था आने में, अबुल मानिक करके गुजराती था, उसको बता दिया, अब चला आया, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ भटकता। तो ये जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली आया था सबसे पहले 1498 में। फिर डच लोग आए थे ना, इसको आप ऐसे याद कर सकते, PDF करके याद कर सकते। P से पुर्तगाली, D से डच हो गया, O से अंग्रेज हो गया, F से फ्रांस या फ्रेंच हो गया। तो डच आया था कब आया था, 1602 ईस्वी में आया था। इसके बाद अंग्रेज कब आए थे, 1608 ईस्वी में। फिर फ्रेंच आए थे 1664 ईस्वी में। ये देखिए जो फ्रेंच थे ना, ये बेसिकली जो अंग्रेज है ना, जहाँ जहाँ अंग्रेज जाएंगे उसके पीछे पीछे फ्रेंच भी जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये दोनों लोग ऐसे थे ना, लड़ाई होता था यूरोप में तो सब यहाँ पर कसर निकालते थे लड़ाई करके। फिर यूरोपियों का आगमन हो गया। अब बात करेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन और उत्तराधिकारी जो राज्य में। तो देखिए मुगल साम्राज्य का विघटन होता कैसे, तो जो अंग्रेज होते हैं ना, ये इन्होंने कई पॉलिसी निकालते हैं, इसमें आपका सहायक संधि हो गया, फिर और ढेर सारा। तो ये जो मुगल साम्राज्य होते हैं ना, इसमें से कुछ सैयद बंधु भी आ जाएंगे इसमें जो, तो इसकी चर्चा हम करेंगे, चिंता मत करिए। फिर बंगाल के बाद आते अवध के बाद हैदराबाद के कर्नाटक, ये सबको पूरा मतलब ये उत्तराधिकारी राज्य होते हैं, यानी कि इसका मतलब समझ रहे उत्तराधिकारी का राज्य, यानी कि जो मुगल को प्रतिस्थापित कर सके, उसको हटाकर अपने आ सके। तो उसमें कौन था, बंगाल पहले नंबर पर था, अवध था, हैदराबाद था, कर्नाटक था ना। इन चारों का मतलब बनता था ना, क्योंकि ये काफ़ी समृद्ध थे उस टाइम, जो राज्य थे काफ़ी समृद्ध थे। लेकिन हुआ यह कि आ गए थे अंग्रेज। देखिए इनको टक्कर देने के लिए आ गए थे अंग्रेज लोग। ये पुर्तगाली अंग्रेज जो थे, इनसे तो मान लीजिए कि शादी हो गया तो फिर चले गए पुर्तगाली लोग, ये सिमट गया। डच लोग चले गए इंडोनेशिया सूती कपड़े का व्यापार करने। फ्रेंच को रहा तो इनको, फ्रेंच वालों को अंग्रेजों ने मारकर भगा दिया। तो वांडीवास के युद्ध में, फिर इसके बाद अब आते हैं अंग्रेजों का भारत विजय। देखिए अंग्रेज जो थे काफ़ी दिमागदार थे। इन्होंने क्या किया, कर्नाटक युद्ध हुआ 1744 से 1763 में। इसके देखिए अब क्या करेंगे ना, एक एक करके सबको जैसे मतलब साम दाम दंड भेद नीति अपनाएंगे, जैसे बनेगा सबको हथियाते हुए चले जाएंगे, पूरे इंडिया पर इनका शासन हो जाएगा। तो कर्नाटक युद्ध 1744 से 1763। प्लासी में देखिए क्या हुआ, सिराजुद्दौला था ना, मीर जाफ़र को, ये जो मीर जाफ़र था सिराजुद्दौला का सैनिक सेना नायक था, उसको अंग्रेजों ने घूस पानी देकर अपनी तरफ मिला लिया। तो जब युद्ध हुआ, तो जो प्लासी का युद्ध, सोचिए इसकी जो सेना थी सिराजुद्दौला के 2-3 लाख थे, 2 लाख थी तकरीबन, जबकि अंग्रेजों की बहुत छोटी सेना थी। लेकिन बोलते हैं ना, फूट डालकर यह जो मीर जाफ़र था उसको अपनी तरफ कर लिया। फिर यह जब लड़ाई हुआ तो मीर जाफ़र जो सेना नायक थे, उसके जो पीछे की जो सेना थी वो लड़ी नहीं, इससे जो सिराजुद्दौला हुआ वह हार गया और भाग गया था। तो इसको मीर जाफ़र के जो बेटे थे ना, उसको मार दिया। मीर मदन करके नाम था शायद, नहीं सॉरी मीर मदन नहीं, इसको चर्चा करेंगे। बक्सर का युद्ध देखिए गया था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। फिर देखिए मैसूर को इन्होंने 1990 में, मतलब 1799 में मैसूर को भी हथिया लेते हैं। मराठा जो संघ, मराठों के साथ संधि होती है ना, मराठा, आपको एक चिड़ियानार में बाज लड़ा हुआ ना, यह एक जो 17वीं शताब्दी का जो कहा हुआ जो कथन है, गुरु गोविंद सिंह का, चिड़ियानार में बाज लड़ा हुआ, गिदरानू में शेर बना हुआ, 1.25 लाख से 1 लड़ा हुआ, ता गोविंद सिंह नाम धरा हुआ। ऐसे थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म है उसके 10वें गुरु थे। उनके बाद जैसे मतलब कि उनको जो मुगल का एक अधिकारी था, वह उनको चोरी छिपे मार देता है गुरु गोविंद सिंह को। तो उसके बाद फिर पंजाब का भी अधिग्रहण कर लेते हैं। पंजाब का अधिग्रहण तब करते जब राजा रणजीत सिंह का मतलब देहावसान होता है। उसके बाद ये पंजाब का भी अधिग्रहण कर लेते हैं 1849 में ये पंजाब को भी हथिया लेते हैं। इसके बाद दासता का बंधन का करने का मतलब कि अब देखिए जो अंग्रेज होंगे पूरा अब इनके एरिया में आ गया, अब इनका मन बढ़ता जाएगा तो सबको समेटते हुए जाएंगे। जो 1857 का रिवोल्यूशन होता है वो दासता के बंधन में ही होता है। 1857 का जो रिवोल्यूशन हुआ ना, वो इसी के टाइम पीरियड, जो वो इसी का ही रिजल्ट था। मतलब सबको
एकदम से दास्ता मतलब हो गया कि गुलाम बना लेना ना, तो उसको एकदम पूरा दबाव मतलब हर तरीके से शोषण करते हैं जो भारतीय लोग, भारतीयों का, जो उस टाइम तो भारतीय नहीं, छोटे छोटे राज्य थे पूरे, तो दास्ता का बंधन होगा। इसके बाद राष्ट्रवादी जागरण आएगा, सामाजिक सुधार आएगा, जिसमें आपके ढेर सारे राजा राम मोहन राय जी आएंगे, फिर राजा राम मोहन राय जी आएंगे, फिर इसके बाद और भी जो सुधार, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी, फिर इसके बाद काफ़ी लोग आएंगे, विद्यासागर आएंगे, मतलब ये सब सामाजिक सुधार। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक थे ए ओ ह्यूम करके थे ना, उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते, सोचते हैं कि स्थापना कर देंगे तो जो कांग्रेस रहेगा, यह वो इस माइंड सेट के साथ इसकी स्थापना करते हैं कि जो कांग्रेस रहेगा यह मतलब कि जो आंदोलन है ना, सबको मतलब हमारे अकॉर्डिंग लेकर चलेगा, लेकिन कुछ उल्टा हो जाता है ना। यही बनती है सबसे बड़ी पार्टी बाद में जो भारत को स्वतंत्र कराती है। अब इसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ये 2 दलों में बढ़ जाती है आगे चलकर। स्वतंत्रता संग्राम होता है जिसमें कांग्रेस मिल जाएगा आपको, 2 दल में बढ़ जाएगा, नरम दल और गरम दल। मतलब ये गरम दल मतलब जो गरम दल थे और नरम दल, इन दोनों में बदलाव, मतलब जो विभाजन इसलिए होता है ना कि जो नरम दल हैं ये थोड़े से मतलब कि लिखित और जो वैचारिक मतलब कि विचार विमर्श पर ज़्यादा ध्यान देते थे। गरम दल इनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, ये इनसे संतुष्ट नहीं थे, इनकी जो बातों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये जो अंग्रेज थे उनके अगेंस्ट कम जाते थे, और ज़्यादातर ये लोग लिखा पढ़ी पर ज़्यादा विश्वास करते थे, विचार विमर्श पर ज़्यादा ध्यान देते थे जो नरम दल वाले थे। इसलिए गरम दल, शाम के बाल गंगाधर तिलक जी थे, वे निकल आते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। तो यह जो बदलाव होता है कांग्रेस में 1907 में होता है, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों लोग मिल जाते हैं। तो अब इसके बाद होगा गांधी जी का आंदोलन। गांधी जी का आंदोलन, इसके बाद आ जाएगा गांधी जी का आंदोलन, चलता रहेगा। फिर इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत, यानी भारत आज़ाद हो जाता है। तो यह था पूरा इतिहास का टाइम पीरियड। आप लोग समझ गए होंगे कौन सा टाइम पीरियड कैसे था, आपको दिख रहा होगा। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि पूरा A to Z हमने कर दिया। बचा गया जो हमारा बच गया है वह है विश्व इतिहास, तो उसको भी हम एक वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। इसके बाद अब एक एक पॉइंट को हम एक एक टॉपिक को पॉइंट से उठाएंगे, इसके बाद उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले शुरू को करेंगे पूरा पाषाण काल से, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीनों को हम एक ही वीडियो में लाएंगे। फिर इसके बाद ये पूरा चलेगा। तो इस तरह से आपका जो इतिहास जो पोर्शन है ना, GS पार्ट का जो इतिहास पोर्शन है वह आसानी से खत्म हो जाएगा। तो ये रहा पूरा भारतीय इतिहास।